पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और एहतजाज की तैयारी कर रही है, लेकिन इससे पहले सवालात बहुत से हैं कि अगर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस एहतजाजी तहरीक की क़यादत करते हैं तो इनकी क़यादत में गुज़श्ता होने वाले एहतजाजों से क्या हासिल वसूल हुआ? क्या इनकी क़यादत में होने वाले एहतजाज से बानी पीटीआई जो है वो रिहा हो सके? क्या इनके खिलाफ मुकदमात जो हैं वो ख़त्म हो सके? और क्या इन एहतजाजों के नतीजे में मुक़तदरा से मुज़ाकरात करवाने में वो कामयाब हो सके थे? बल्कि इनकी शख्सियत पर भी ये एतराज़ किया जा रहा है कि वो तो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, वो पार्टी क़यादत को भी खुश रखते हैं और ताकतवर हलकों को भी नाराज़ नहीं करते। वो केपीके के वज़ीर आला हैं, लेकिन पार्टी की सूबाई क़यादत के साथ उनकी नहीं बनती, तो इन हालात में वो वहां से कारकुनान को मुतहर्रिक कैसे करेंगे? सबसे बुनियादी सवाल। इसके अलावा सवालात ये भी हैं कि अगस्त के एहतजाज का असल मकसद फिर क्या होगा, कहां होगा, क्योंकि अभी तक किसी तरह का कोई शेड्यूल जो है वो जारी नहीं किया गया। और क्या कासिम और सुलेमान भी इस एहतजाज में शरीक होंगे? क्योंकि अब तक की जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक बानी पीटीआई के दोनों बेटों की जानिब से वीज़े के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। बहरहाल वो आते हैं या नहीं आते, लेकिन पीटीआई की क़यादत जो है वो आज़ादी के महीने में बड़ा एहतजाज करने की प्लानिंग भी कर रही है। इस सिलसिले में आज केपी हाउस इस्लामाबाद में पीटीआई के पार्लिमानी पार्टीज़ का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला केपी के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो अली अमीन गंडापुर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा समेत पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने भी शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में आइंदा की सियासी और एहतजाजी हिकमत अमली पर गौर भी किया गया और इजलास के बाद पार्टी क़यादत ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा मकसद इंतशार नहीं बल्कि जमहूरी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ है। ये कोई जलसा नहीं है, रैली नहीं है, हमारी एक मीटिंग के लिए हम जा रहे हैं। आगे सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, हमने वो डिस्कस करना है और इसी तरीके से हमने आगे के लिए अमल करने के लिए पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग वहाँ बुलाई है। हम बड़े पुरअमन तरीके से लाहौर शहर जा रहे हैं, वहाँ एक मीटिंग करेंगे। उसके बाद अगले चंद हफ्तों में या चंद दिनों में दीगर शहरों में भी इस तरह की मीटिंग्स होंगी। तो इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम बैठ कर गुफ्तगू करें, लोगों की आरा सुने, लोगों की जो तकलीफ़ें हैं उनको जानें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो हैं वो बड़ी पुरजोश तबीयत के हामिल शख्सियत हैं। वो जब बोलते हैं तो लगता है जो बोल रहे हैं वो वैसा ही करके दिखाएंगे, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। मसलन गुज़श्ता साल नवंबर में इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज से पहले वो कफन बांधने और नमाज जनाजा पढ़ने की बात करते थे। अब ये एक फाइनल कॉल होगी और ये फाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे, क्योंकि पुरअमन रह के मारे खा के उसके बाद हमारे वर्कर गिरफ्तार हो जाते हैं, क्योंकि हम पुरअमन होते हैं। जो हमारी फाइनल कॉल होगी, इस फाइनल कॉल का मतलब ये है कि भाईजान घरों में बता के आ जाना। सबसे पहले मैं तो भी अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरे घर वालों को मेरा पैगाम है कि उस फाइनल कॉल वाले दिन जब मैं निकलूंगा तो उसके बाद अगर मैं वापस नहीं आता तो समझ जाओ कि बस मैं नहीं आऊँगा। फिर कोई जनाजा पढ़ना है, कोई जो करना है कर लेना। इसी तरह 5 अक्टूबर 2024 को इजलास के मौका पर पीटीआई रहनुमा और कारकुनान इस्लामाबाद पहुंचे तो कारकुनान की पुलिस के साथ झड़पें हुई, जबकि गंडापुर साहब गायब हो गए। जबकि इससे एक महीना पहले सितंबर में वज़ीर आला गंडापुर कारकुनान के हमरा इस्लामाबाद आए और फिर अचानक से गायब हो गए और 8 घंटे गायब रहने के बाद अचानक मंजर-ए-आम पर आ गए और फिर केपी असम्बली में जोशीली तकरीर भी कर डाली। हमारे ये शहीद इंशाअल्लाह इनका खून रहेगा नहीं जाएगा। जिस मकसद के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए, पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती के लिए, पाकिस्तान में आइन की पासदारी के लिए, अपनी खुददारी के लिए जो शहादत इन्होंने दी है, इंशाअल्लाह वो मकसद हासिल करके हम दम लेंगे। जिस दिन हमने कहा कि गोली का जवाब गोली देंगे और पुरअमन का नारा छोड़ के हम निकलेंगे, असला हमारे पास भी है, बारूद हमारे पास भी है, पैसा हमारे पास भी है। हम अपने घर जायदाद बेच के फिर ऐसा ना हो कि असला और बारूद के जोर पर निकलें और फिर अपना हक उस तरीके से लें। और अब इस साल 11 जून को वज़ीर आला गंडापुर साहब ने फरमाया कि अब की बार अगर सुरंग बनाकर भी उन्हें इस्लामाबाद आना पड़ा तो वो आएंगे। प्लान मैंने बताना भी नहीं है, ठीक है? प्लान बताए बगैर हमने अपने कार्रवाई करनी है। अब मैं इस पहाड़ से आऊँ, मैं उस पहाड़ से आऊँ, मैं कोई खंदक खोदूं,
मैं कोई सुरंग खोदूं ये मैं बताऊंगा नहीं, ताकि इनको पता ही ना हो मैं कहां से आ रहा हूं। मेरे पैसों पे खरीदी हुई गोली अगर मेरे सीने में मारी जाएगी तो फिर जो मैं अपने पैसों से गोली खरीदता हूं, मैं हक रखता हूं कि ऐसे बंदे को मैं भी गोली सीने में मारूं। देखते हैं इस बार वो सुरंग खोदने में कामयाब होते हैं या पहाड़ का सीना चीरने में, या फिर अटक पुल पर ही रोक लिए जाते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा का कहना है कि एहतजाज पीटीआई की आदत है, इससे फर्क नहीं पड़ता। पंजाब के अवाम ने पहले ही उन्हें मुस्तरद कर दिया है, अब भी कर देंगे। जहाँ तक एहतजाज की तो भाई जो उनको काम आता है वो वही करेंगे ना। और MPs MNAs को भी आज मेरे ख्याल है कोई धमकियाँ वमकियाँ देनी है उन्होंने कि उनको निकलना चाहिए। तो पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, अब भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं करना, तो हमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए एक और एहतजाज का प्रोग्राम तो बना रही है, लेकिन पार्टी में इख्तलाफात बदस्तूर मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज पेशावर में वज़ीर आला गंडापुर की सरबराही में पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें पार्टी के सूबाई सदर जुनैद अकबर खान के साथ साथ आतिफ खान, शहराम तरकई और शेर अली अरबाब ने भी शिरकत नहीं की। आखिर ये दूरियां भी खत्म नहीं हो रही, पार्टी के अंदर भी धड़ेबंदी की सियासत हो रही है। ऐवान सदर से एम्बुलेंस में मेरी लाश ही निकलेगी लेकिन मैं नहीं निकलूंगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पहले दौरे सदारत में यह तारीखी जुमला उस वक्त बोला था जब मेमो गेट स्कैंडल और स्विस हुकाम को खत लिखने की तलवारें उन पर लटक रही थीं और स्विस मुकदमात के मामले में यूसुफ रजा गिलानी को वजारत उज़्मा से मुस्ताफ़ी भी होना पड़ा था। लेकिन आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में डटे रहे और यूं वो पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख के पहले सदर बन गए जिन्होंने बतौर सदर मुमलिकत ऐवान सदर में अपनी 5 साल आइनी मुद्दत पूरी की। आज जब सदर आसिफ अली जरदारी दूसरी मुद्दत के लिए सदारत के ओहदे पर फायज हैं और उन्हें दूसरी बार यह ओहदा संभाले तकरीबन 1.25 साल हो गया है, लेकिन कुछ रोज पहले ताकतवर हलकों के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी ने एक खबर ब्रेक की थी। सदर आसिफ अली जरदारी को ओहदे से हटाए जाने का प्लान बन चुका है और इस पर इब्तदाई काम भी शुरू हो चुका है। इस खबर से शहर इक़्तिदार में भौचाल आ गया और चहमगोइयां और सरगोशियां शुरू होने लगीं कि सदर जरदारी को क्यों हटाया जा रहा है, कौन उनकी जगह सदर बनेंगे, क्या वज़ीर आज़म को भी अपनी कुर्सी छोड़ना पड़ेगी। यह भी कहा जाने लगा कि आखिर मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद ही ये बातें क्यों होने लग पड़ी। लेकिन इसके बाद खबर देने वाले सहाफ़ी की खबर को डेस्क स्टोरी भी कहा गया। लेकिन बाद में एजाज सैयद ने एक्स पर लिखा कि कुछ दोस्त सदर जरदारी को हटाने की साजिश से मुताल्लिक उनकी दी गई मालूमात पर एतराज़ कर रहे हैं, बाज़ उन्हें गलत कह रहे हैं, लेकिन कोई जिम्मेदार सहाफ़ी इतनी बड़ी बात तस्दीक के बगैर नहीं करता। इस वजाहत के बाद मामला मजीद गमगीर हो गया और इसी दौरान कुछ और सीनियर सहाफ़ियों ने भी कुछ ऐसी खबरें देना शुरू कर दी जिसमें उनका मजीद कहना था कि तस्दीक होने वाली है कि दाल में कुछ काला है। दूसरे लफ्ज़ों में धुआं वहीं से उठता है जहां पर आग लगी होती है। अब यह मामला मालूम करना बाकी है कि इस खबर का जरिया क्या है। सियासी फिजाओं में ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ हालिया मुहिम का लिंक इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद से मिलता है। ये खबरें भी इस तरह की अफवाहें फैली हुई हैं और इत्तलात हैं कि मोसाद काफ़ी अरसे से सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सुलह करवाने में अहम किरदार अदा किया और शाम पर हमले की मुखालफत भी की। जबकि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इस खबर के पीछे कोई गैर मुल्की साजिश नहीं लगती, इसे इतना संजीदा नहीं लेना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस खबर की सख्त नफी करते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। एक खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जनाब आसिफ अली जरदारी ही सदर रहेंगे, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की कोई और सियासी अज़ाइम नहीं है। यही बात कुछ दिन पहले वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी कर चुके हैं कि ना तो सदर आसिफ अली जरदारी से इस्तीफ़ा लेने की कोई तजवीज़ मौजूद है और ना ही फील्ड मार्शल मनसब सदारत के ख्वाहिशमंद हैं। उन्हें मुकम्मल तौर पर इल्म है कि सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को निशाना बनाने वाली इस मुहिम के पीछे कौन है। सोशल मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाएं। मेरे ख्याल में लोगों को तकलीफ़ है कि ये सारे इकट्ठे हैं, तो वो इसलिए पहली दफ़ा पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ होती है, तो वो लोग इस तरह की बातें। मुस्लिम लीग नून की मौसर आवाज़ सेनेटर इरफान सदीकी का भी कहना था कि सदर आसिफ अली जरदारी की तब्दीली की कोई तजवीज़ किसी सतह पर ज़ेर गौर नहीं है। वो रियासत के आइनी सरबराह के तौर पर बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। मीडिया के पास मौज़ूआत नहीं हैं, इसलिए चस्का फरोशी की जा रही है। कोई आसिफ जरदारी साहब के हवाले से इस तरह की बातचीत
किसी सतह पे भी नहीं चल रही। मैं बड़ा कैटेगरिकली आपको बता रहा हूँ। जरदारी साहब कोना मश्क सियासतदान हैं, बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान के आईनी सरबराह के तौर पर अपना किरदार सर अंजाम दे रहे हैं। रियासत को, निज़ाम हुकूमत को, नज़्म को उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। इसे चस्का फरोशी कहें या साजिशी थेरी कहें या किसी गेम प्लान का हिस्सा कहें, यह बात तो आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस खबर को खातिर में नहीं ला रही कि ऐवान सदर में कोई तब्दीली आ रही है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने 2 रोज पहले कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि सदर मुमलिकत की तब्दीली या उनकी सेहत से मुतालिक सिर्फ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला CEC ने किया था, CEC ही चाहे तो उसको फैसले को वापस ले सकती है। सदर पाकिस्तान की आपने बात की, दिस इज़ डिसइंफॉर्मेशन। और जो पंजाब के चेहरों की बात हो रही है वो तो उस वक्त हो सकती है कि अगर CEC ऑफ द पार्टी कोई डिसीजन ले, पहले भी ना जाने का जो हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला था वो CEC ने किया था, तो अगर CEC उसको रिवर्स कर सकती है। खबरें यह भी हैं कि 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है जिसमें हाइब्रिड निज़ाम को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और इस मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात हैं। 26वीं तरमीम के मामले पर भी दोनों जमातों में कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए थे। इसके अलावा NFC अवार्ड्स में वफाकी इकाइयों का हिस्सा काम करने की बातें भी हो रही थी। पीपल्स पार्टी को यह इसलिए भी कबूल नहीं कि वो इसे 18वीं तरमीम के मुखालिफ समझती है। नहरों का मामला भी जिस पर पीपल्स पार्टी का स्टांस बड़ा सख्त है। पंजाब में पीपल्स पार्टी दीवार के साथ लगी हुई है। चेयरमैन इरसा समेत बाज़ दीगर मामलात में जो दोनों जमातों को ज़्यादा करीब आने नहीं दे रही। मुस्लिम लीग नून वालों को ये बात भी अच्छी तरह पता है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के मौके पर पीपल्स पार्टी की सियासी क़यादत की जानिब से यह कहा गया था कि वो नवाज शरीफ को किसी सूरत चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे। और ये शायद इसी बात से नत्ती हो कि जब आसिफ अली जरदारी साहब के पहले दौरे सदारत में मेमोगेट स्कैंडल आया था तो यही नवाज शरीफ साहब जो वकील वाला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और मेमोगेट स्कैंडल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए थे, बल्कि गद्दारी का मुकदमा बनाने की बात भी की थी। लेकिन 2018 में उन्हीं नवाज शरीफ साहब को उनकी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहा था कि जब आसिफ अली जरदारी पर मेमोगेट बना था तो उन्हें उनका साथ देना चाहिए था। इसके अलावा माजी में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जनाब आसिफ अली जरदारी पर बेशुमार मुकदमात और रेफरेंस भी बनाए। आसिफ जरदारी ने तकरीबन 11 साल जेल भी काटी, जिसमें सबसे तवील मुद्दत 1996 से 2004 तक है। इस अरसे में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और बाद में जनरल परवेज मुशर्रफ आ गए। इसी दौरान जरदारी साहब को एक शहर से दूसरे शहर और एक जेल से दूसरी जेल मुंतकिल किया जाता था और इन पर जेल में तशद्दुद भी हुआ, लेकिन तवील कैदोबंद के बावजूद सदर आसिफ अली जरदारी पर एक जुर्म भी साबित नहीं किया जा सका और एक एक करके इनके खिलाफ बनाए गए सारे रेफरेंस जो हैं वो खत्म हो गए। जावेद हाशमी साहब का कहना था कि आसिफ अली जरदारी की सियासत को समझने के लिए PhD करना होगी। क्या वो अपने दौरे सदारत की तरह मर्द हुर्र आसिफ अली जरदारी इस बार भी अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे या किसी बड़ी बारगेनिंग और डील के बाद ऐवान सदर से फातिहाना मुस्कुराहट के साथ रुखसत होने की बात भी हो सकती है?